हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 16 की। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 1 है एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2 है ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं। नंबर 3 है CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। और नंबर 4 है अन्य अभिक्रियाएं। तो डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणों में हमें डाई एथिल ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को चार भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 2, ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं। नंबर 3, CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। और नंबर 4, अन्य अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हमें केवल एक अभिक्रिया पढ़नी होती है, हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगाना। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन लगाना, यानी X द्वारा H का प्रतिस्थापन। X द्वारा H का प्रतिस्थापन। और हैलोजनीकरण एक तो हमें अंधेरे में करवाना होता है और एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत इजी सी रिएक्शन है। यदि आप हैलोजनीकरण अंधेरे में करवाते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डाई एथिल ईथर का जो केमिकल फॉर्मूला है उसको लिख लेना है, CH3 CH2O CH2 CH3। ये है डाई एथिल ईथर। और यहाँ पे आपको लिख देना है X2। और 2 X2 आपको काम में लेने हैं जब आप अभिक्रिया अंधेरे में करवाओ। तो आपका जो ऑक्सीजन परमाणु के पास वाला जो कार्बन है, बाईं ओर वाला और दाईं ओर वाला, उन दोनों कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन हटाना है और उन हाइड्रोजन के स्थान पर आपको हैलोजन परमाणु जोड़ देना है। तो टोटल 4 X हो गए। X का मतलब है हैलोजन, जहां X2 बराबर Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे। 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद में प्रत्येक कार्बन पर आपको एक एक हैलोजन परमाणु जोड़ देना है। और जो 2 हाइड्रोजन आपने हटाए उनको X के साथ जोड़कर HX बाहर निकाल देना है। तो 2 HX आपके बाहर निकल जाएंगे। तो टोटल X कितने काम में आएंगे, 4 में से 2 यहाँ लग गए और 2 X HX के रूप में बाहर निकल गए। अब यही अभिक्रिया यदि आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हो तो आपको क्या करना है, डाई एथिल ईथर के जितने भी हाइड्रोजन हैं, टोटल 10 हाइड्रोजन होते हैं इसके पास, 3 2 5 2 7 और 3 10 के 10 हाइड्रोजन को हटाकर 10 के 10 हैलोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटे तो 3 हैलोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन हटे 2 हैलोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन हटे 2 हैलोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन हटे 3 हैलोजन आ गए। टोटल कितने हैलोजन हटे, कितने हाइड्रोजन हटे, 10। तो 10 HX यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और X2 के 10 अणु काम में आएंगे। तो आप कहोगे सर परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, तो आपसे ये कहेगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर हैलोजन के साथ यानी Cl2 या Br2 के साथ अंधेरे में अभिक्रिया करता है। तो आपको अभिक्रिया लिख के बतानी पड़ेगी कि अंधेरे में तो ये होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है, उसका नाम है ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। हम जानते हैं डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। उन लोन पेयर के कारण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसमें नंबर 1 है पेरोक्साइड का बनना और नंबर 2 है ऑक्सोनियम लवण का बनना। पेरोक्साइड के बनने में आपको जो रिएक्शन है वो या तो आपको O2 के साथ करवानी है
या आपको ओजोन के साथ करवानी है। तो O2 या ओजोन के साथ जब आप डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, O2 या ओजोन से एक ऑक्सीजन का परमाणु निकलेगा। वो ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो डाई एथिल ईथर के ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाएगा और जो बनेगा कंपाउंड उसे कहेंगे ईथर पेरोक्साइड। क्या किया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया O2 या O3 के साथ करवाई, O2 या O3 के साथ। तो O2 के पास 2 O है और O3 के पास 3 O है, तो O2 से एक O निकाल लोगे या O3 से एक O निकाल लोगे। उस O को डाई एथिल ईथर के O के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जोड़ देना है, यानी डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो इसके पास तो एक बच जाएगी, तो अगर इसके साथ लिखते हो तो यहाँ पर O आ जाएगा और इसके साथ लिखते हो तो यहाँ पर O2 आ जाएगा। तो मान लिया इसके साथ लिख रहे हो तब तो 1/2 O2 यहाँ पे लिख देना है, और नहीं लिखो तो भी चलेगा। और इसके साथ लिख रहे हो तो यहाँ पर O3 में से एक O तो यहाँ आ गया, तो फिर क्या बच जाएगा, O2। हालांकि इसको लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि हम इसी ईथर को वायु की उपस्थिति में लंबे समय तक रख दें तो फिर रिएक्शन का पैटर्न बदल जाता है। तो लंबे समय तक रखने पर क्या होता है कि ये जो डाई एथिल ईथर है इसका जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो CH बच जाएगा। उस CH और जो आपने हाइड्रोजन निकाला उन दोनों के बीच में O2 इस प्रकार से फिट हो जाएगी सिंगल बॉन्ड के साथ, और जो कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यदि आप कुछ समय के लिए रखते हो तब तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, और लंबे समय तक रखते हो तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में O2 का अणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में जुड़ जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर के कारण दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सोनियम लवण का बनना, और इसमें आपको 3 अभिक्रिया याद करनी है, H2SO4 के साथ, HCl के साथ और BF3 के साथ। यदि आप H2SO4 के साथ डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया करवाते हो तो H2SO4 मीन्स H+, HSO4-, यहाँ से H+ निकलेगा, जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर जैसे ही जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा और एक लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि टोटल 2 लोन पेयर थे। एक लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया और एक लोन पेयर रह जाएगा, और एक लोन पेयर की कमी हुई उसके कारण से प्लस आ जाएगा और क्या निकल जाएगा, HSO4-। HCl के साथ करवाते हो तो HCl को लिख सकते हैं H+ और Cl-। H+ को ऑक्सीजन पर जोड़ दिया तो OH+ प्लस Cl-। और BF3 के साथ करवाते हो तो BF3 में बोरोन का अष्टक अपूर्ण होता है। इसके पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक स्पीसीज चाहती है कि मेरा अष्टक क्या हो जाए, पूरा। तो अष्टक पूरा करने के लिए ये इसके साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर BF3 को दे देता है तो एक लोन पेयर बच गया। लोन पेयर की कमी हुई तो प्लस आ गया, और BF3 के बोरोन पर क्या आ गया, माइनस, क्योंकि BF3 को इलेक्ट्रॉन मिल गए और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये हमने बात कर ली एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर के कारण अभिक्रिया होगी। अब हम पढ़ेंगे CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं। विकास साथ में हम पढ़ेंगे CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, और CO बंध विखंडन की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है HX के साथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है जल अपघटन, तीसरी है अपचयन, चौथी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, और पांचवी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये वाली अभिक्रियाएं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में कम ही पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है वो कौन सी है, HX के साथ अभिक्रिया। तो देखो, जब ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है, जब ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है एल्किल हैलाइड और एक बनता है एल्कोहल। तो जब ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो एक तो एल्किल हैलाइड बनता है और एक एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे हमने देखो डाई एथिल ईथर ले लिया, C2H5O C2H5, यहाँ पे लिख दिया HX। तो एक तो एल्कोहल बनेगा और एक
हैलाइड बनेगा। तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं या इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक सरल ईथर है। तो सरल ईथर में इस वाले बॉन्ड को तोड़ो चाहे इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ से H है वो तो ऑक्सीजन पे जाके लग जाएगा, तो बन जाएगा C2H5OH, और जो X है वो C2H5 के साथ लग जाएगा तो बन जाएगा C2H5X। तो एक तो बन गया एल्कोहल और एक बन गया एल्किल हैलाइड। जैसे हमने HI ले लिया तो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर H लगा दो और इसके साथ I लगा दो, तो C2H5OH प्लस C2H5I बन गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। किसी भी बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, अगर आप इसको तोड़ोगे तो इस पे H लगा देना और इस पर I, और यदि आप इसको तोड़ते हो तो इस पर H और इस पर I, तो एक ही बात है। अब यदि हम HX को आधिक्य में लें, यानी जो आपने HX लिया है या HI लिया है, HCl लिया है, उसको यदि आप आधिक्य में लेते हो तो अंतिम उत्पाद एल्किल हैलाइड और जल बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड और जल। होता क्या है, हमने लिया ईथर ROR प्लस लिखा HX, तो एक तो बनेगा ROH प्लस RX, पहले तो यही बनता है। अब क्या होता है, ये जो ROH होता है वो वापस से HX के साथ क्रिया कर लेता है, तो यहाँ से जलकाणु निकल जाएगा H और OH, जल निकल गया और बन जाएगा RX। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है HX की क्रियाशीलता का क्रम, जो आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हो। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और सबसे कम क्रियाशील होता है HCl। HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का आकार बड़ा है तो HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। अब कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जीसल विधि क्या होती है, तो जीसल विधि की डेफिनेशन आपको याद रखनी है केवल, इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। कि मेथॉक्सी समूह होता है CH3O के मात्रात्मक आकलन के लिए डाई मेथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ करवाते हैं। यह विधि क्या कहलाती है? जीसल विधि। मेथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए, मेथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए डाई मेथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ करवाई जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? जीसल विधि। रट लेना इसको। ठीक है, मेथॉक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए डाई मेथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ करवाना क्या कहलाती है? जीसल विधि। अब हम बात करेंगे मिश्रित ईथर की HX के साथ अभिक्रिया। ये तो सरल ईथर थे, अब हम मिश्रित ईथर लेंगे। तो मिश्रित ईथर में क्या होता है, देखो, उत्पाद एल्किल समूह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। उत्पाद एल्किल समूह की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि एल्किल समूह 1 डिग्री प्रकार का है कि 2 डिग्री प्रकार का है कि 3 डिग्री प्रकार का। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो इसमें पहला केस है, यदि मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह 1 डिग्री हो और दूसरा एल्किल समूह 3 डिग्री प्रकार का हो। एक तो हो 1 डिग्री और एक हो 3 डिग्री, एक तो हो 1 डिग्री और एक हो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का एल्कोहल बनाना है, मतलब इसके OH जोड़ना है और इसके I जोड़ देना है। 1 डिग्री का क्या बनाओगे? एल्कोहल, और 3 डिग्री का क्या बनाओगे? हैलाइड। और अभिक्रिया कौन सी होगी? SN1 अभिक्रिया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, इस ईथर को आप देखिएगा, एक मिश्रित ईथर है, एक तरफ 1 डिग्री लगा हुआ है और एक तरफ 3 डिग्री, एक तरफ 1 डिग्री है और एक तरफ 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का तो आप एल्कोहल बनाओगे, मीन्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें अपन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस ऑक्सीजन पर तो H लग गया और इस कार्बन पे क्या लग गया? X लग गया। ठीक है, तो एक 1 डिग्री हो और एक 3 डिग्री हो, तो 1 डिग्री का एल्कोहल और 3 डिग्री का हैलाइड बनाना है। अभिक्रिया SN1 प्रकार की होती है। यदि मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह 1 डिग्री हो या छोटा हो और दूसरा एल्किल समूह 2 डिग्री हो या बड़ा हो, तो आपको 1 डिग्री या छोटे का तो हैलाइड बनाना है। उल्टा करना है इस पर, 1 डिग्री या छोटे का तो क्या बनाना है? हैलाइड, और 2 डिग्री या बड़े का क्या बनाना है? एल्कोहल। अभिक्रिया कौन सी विधि से होगी? SN2 विधि से। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल इसके लिए हैं।
पहला एग्जाम्पल है, एक तरफ 1 डिग्री है और एक तरफ 3 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का तो आपको बनाना है हैलाइड, तो आपने CH3 के साथ क्या जोड़ दिया, X, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3 के साथ X जोड़ दिया और ऑक्सीजन पर आपने H जोड़ दिया। तो 1 डिग्री का तो बन गया हैलाइड और 2 डिग्री का बन गया अल्कोहल। जैसे ये वाला, ये देखिएगा ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा, हालांकि दोनों ही 1 डिग्री है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा, तो छोटे का हैलाइड बना दिया CH3 CH2 X और बड़े का क्या बना दिया, अल्कोहल। तो ये अभिक्रिया आपको अच्छे से याद रखनी है। तो 2 केस होते हैं मिश्रित ईथर में, यदि एक 1 डिग्री हो एक 3 डिग्री हो, तो 1 डिग्री का अल्कोहल और 3 डिग्री का हैलाइड याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री का अल्कोहल 3 डिग्री का हैलाइड, और एक 1 डिग्री हो और एक 2 डिग्री हो तो उल्टा कर देना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो उल्टा कर देना है, 1 डिग्री का हैलाइड बना देना है और 2 डिग्री का अल्कोहल, छोटे का हैलाइड बना देना है, बड़े का अल्कोहल। इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया है जल अपघटन, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता देता हूँ कि डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करवाने के लिए तनु H2SO4 काम में लेते हैं। तनु H2SO4 का मतलब होता है कि पानी ज़्यादा है, H2SO4 कम है, तो पानी में होता है H+ और OH, तो H जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पर तो ये अलग हो जाएगा C2H5OH के रूप में, और जो OH है वो इस पर जुड़ जाएगा, इसका मतलब 2 अणु किसके बन जाएंगे, C2H5OH के। समझ में आ गया होगा। अब अपचयन 2 प्रकार से, या तो सोडियम प्लस द्रव अमोनिया के द्वारा या लाल फॉस्फोरस प्लस HI के द्वारा। जब हम सोडियम प्लस द्रव अमोनिया से अपचयन करवाते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, 2 H काम में लेते हैं, एक H इस पे जोड़ते हैं, एक H इस ऑक्सीजन पर जोड़ते हैं, तो एक तो अल्कोहल बन जाता है और एक CH3 बन जाता है। और यदि लाल फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया होती है तो आपको 4 H काम में लेने हैं, दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना है और दोनों कार्बन पर एक एक H जोड़ देना है, तो CH3 CH2H, इसका मतलब 2 अणु CH3 के बनेंगे और ये ऑक्सीजन 2 H के साथ क्रिया करके जल बना लेगा। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया निर्जल Zn2 की उपस्थिति में करवाते हैं, गर्म किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, C2H5 के साथ इसका Cl लगा देना है, तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा, और जो रिमेनिंग ग्रुप बचा वो इसके साथ जोड़ के आप ये एस्टर का क्या कर दोगे, निर्माण, जिसे कहते हैं एथिल एसीटेट। और उसी प्रकार से एक अभिक्रिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये ईथर है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, C2H5 इसके साथ लगाओगे और रिमेनिंग ग्रुप इसके साथ लगाओगे, 2 अणु किसके बन जाएंगे, एस्टर के। तो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। तो ये हमने बात कर ली ईथर की तीसरी प्रकार की अभिक्रियाओं की। और इसके बाद में ईथर की अंतिम अभिक्रियाओं में अभिक्रिया नंबर 4, अभिक्रियाओं में अंतिम अभिक्रिया नंबर 4 अन्य अभिक्रियाएं, जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है निर्जलीकरण, हालांकि पूछी जाए तो कर सकते हो, आसान है। निर्जलीकरण में हमें जल का अणु बाहर निकालना होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में Al2O3 लेते हैं और 653 केल्विन तापमान लेते हैं, तो जल बाहर निकालना है। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे तो एक H यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ से जब एक H निकालोगे तो 2 बच जाएंगे, यहाँ से एक H निकालोगे तो 2 बच जाएंगे, और 2 H और ये ऑक्सीजन, जल बाहर निकल गया। अब जो बचा, क्या बचा, CH2 के कितने अणु, 2, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी एथीन बन जाएगी। दूसरी अभिक्रिया है CO के साथ, तो डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जब CO के साथ करवाओगे तो ये टेम्परेचर है 398 केल्विन से 423 केल्विन, तो आपको याद तो रहेगा नहीं, तो आप गर्म का निशान लगा देना और लिख देना उच्च दाब और BF3, ठीक है। टेम्परेचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, याद रहते भी नहीं हैं। तो क्या करना है, इस CO को इस कार्बन इस ऑक्सीजन या इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में फिट कर देना है। ये देखो बीच में फिट कर दी मैंने, CH3 CH2, उसके बाद CO आ गया और आगे जो लगा हुआ था वो लिख दिया OCH2 CH3। तीसरी अभिक्रिया, और अच्छा ये क्या बना, एस्टर बन गया, ठीक है, एथिल एसीटेट। फिर दहन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करवाया जाता है तो हमेशा 2 ही चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हमने ईथर लिया, डाई एथिल ईथर,
प्लस 6O2 4CO2 प्लस 5H2O। तो ये बैलेंस की गई है। रिएक्शन को कैसे की गई है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी दहन की अभिक्रिया को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखो 5 और 5 कितने हैं, 10, वहाँ पर कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 5। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 4 गुणा 2 8, 8 और 5 13, और यहाँ पर कितनी है, 1 तो ये रही, कितनी और चाहिए 12, तो यहाँ पे हम 6 लगाते हैं, ये कितनी हो जाएगी 12। तो इसके साथ ये दहन की अभिक्रिया भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब इस चैप्टर की जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। एक तो बहुचयनात्मक क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर। बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। राजस्थान सरकार का आदेश है ऐसा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर लगेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। जैसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एथेनॉल तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन प्राप्त नहीं होता है। एथेनॉल और सांद्र H2SO4 की क्रिया करवाई गई है। एथेनॉल प्लस सांद्र H2SO4, ये एथेनॉल है प्लस सांद्र H2SO4। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है CH3CHO, CH3CHO। दूसरा ऑप्शन दे रखा है CH3CH2HSO4। तीसरा ऑप्शन दे रखा है C2H4, और चौथा ऑप्शन दे रखा है CH3CH2OCH2CH3, ये दे रखा है। तो देखिएगा क्या आंसर होगा। इसको हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, इन दोनों की क्रिया यदि 413 केल्विन ताप पर करवाई जाती है तो डाई एथिल ईथर बनता है, जिसे कहा जाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण। फिर मैंने आपको कहा था कि इन दोनों की क्रिया यदि आप 443 केल्विन ताप पर करवाओगे तो एल्कीन बन जाएगी। अब इसमें देखिएगा, जब आप इसकी क्रिया इसके साथ करवाते हो तो CH3CH2OH और HSO4 तो यहाँ से जल निकल जाएगा, तो ये भी बन सकता है, ये कभी नहीं बनेगा CH3CHO। तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। फिर है अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, दूसरा प्रश्न, उसको और देख लेते हैं। देखिएगा अल्कोहल क्या होता है, जब किसी एल्केन के, ये एल्केन है, ये एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और मैंने आपको बताया था एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर एक OH लगाएं तो वो क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो हमने इसका एक H हटा लिया और एक OH लगा दिया, तो एक H हटाओगे तो बनेगा CnH2n+1, 2 थे ना तो एक रह जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। तो CnH2n+1 OH होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक H, ये जो H है ना इसको वापस इसमें जोड़ दो, तो CnH2n प्लस ये एक है ना, एक H, ये वाला H इसके लगा दे तो ये वापस 2 हो जाएगा, और आगे क्या बच जाएगा, O। तो सूत्र हो जाएगा CnH2n+1+2O। तो आंसर नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा प्रश्न है, RMgX की HCHO के साथ अभिक्रिया करवाओ तो क्या होगा। ये RMgX है, इसका उत्तर क्या हो गया, उत्तर नंबर 1, और पहले का उत्तर भी उत्तर नंबर 1। तीसरी अभिक्रिया है RMgX, इसकी क्रिया करवाई गई किसके साथ, HCHO के साथ। तो ये मैंने आपको गिनियार अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ करवाना सिखाई थी। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इस पे H लगता है और यहाँ पे क्या लगता है, R, और फिर इसका जल अपघटन करवाते हो तो इस पे तो लग गया R और इस पे लग गया H।
ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, RCH2OH, पहला ही उत्तर हो गया। तो तीनों के पहले ही उत्तर हैं। इसमें देखो पहले का उत्तर आपकी किताब में ए ही दे रखा है, सही है, वो मैंने आपको ए ही बताया। दूसरे का उत्तर इसने बै लगा रखा है, लेकिन बै गलत है, ए ही होगा, क्योंकि आप बै कब करोगे, बै तो तब होता जब आगे OH लगा होता, यहाँ पे H होता तो बै होता, लेकिन इस H को तो हमने इसमें जोड़ दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो सही कर लेना इसको। फिर तीसरी अभिक्रिया का आंसर 1 हो जाएगा। फिर चौथी, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर क्या बनता है, अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर क्या बनता है, क्लोरोएल्केन बनता है, करवाया था आपको। तो आंसर नंबर चौथे का भी सही हो गया। पांचवा है, निम्नलिखित में फिनॉल में सबसे प्रबल होता है, तो ये आपको याद करना है, हालांकि ये मैंने करवाया नहीं है आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये तो होता है अपना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पीछे इसकी डिटेल तो ज़्यादा दे नहीं रखी थी। ये होता है मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर है ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये है आपका फिनॉल। 4 दे रखे हैं क्या, 3 ही है इसके अंदर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल दे रखा है। तो पैराक्लोरोफिनॉल ये दे रखा है, तो देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 का -I प्रभाव होता है, -M प्रभाव होता है, इसका -I प्रभाव होता है, मेटा पर M प्रभाव 0 होता है, इसका -I -M, इसमें ऐसा कोई प्रभाव है नहीं, और Cl में -I होता है और +M होता है। तो हम जानते हैं अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है वो -I और -M के समानुपाती होती है। तो देखिएगा इसमें -I -M है, इसमें -I +M है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, +M आ गया, +M के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लास 11 में आपको सिखाया जाता है ये चीज़, तो ये तो नहीं होगा। या तो ये होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें M प्रभाव नहीं है, -M मेटा पे 0 होता है, ये होना नहीं है। अब या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब इसमें क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अपना प्रोटॉन त्याग नहीं सकता। तो फिर बचा कौन सा, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, आंसर नंबर 3। वापस से सुन लीजिएगा, अम्लीय प्रवृत्ति -I -M के समानुपाती होती है। इसमें -I है लेकिन +M होता है क्लोरीन का, इस कारण से ये तो नहीं हो सकता, +M के तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब वो देखो जिसमें -I -M हो, तो इसमें -I -M है, इसमें -I -M है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, ये है। तो इसको देखिएगा आप, इसमें -M नहीं है, -I है, तो ये वैसे नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक होगा। अब इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, तो इसकी वजह से H तो बंध गया, यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, H+ निकलना जरूरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरा। तो इसको आपसे अगर परीक्षा में क्रम पूछ ले तो आप इसको नोट कर लेना। देखिएगा सबसे ज़्यादा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, सबसे ज़्यादा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर होता है मेटानाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम होता है फिनॉल। कारण क्या है, इसमें -I -M है, इसमें -I -M है, बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें केवल -I है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अम्लीय प्रवृत्ति -I -M के समानुपाती होती है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा पैरा होता है, उससे कम ऑर्थो, उससे कम मेटा, और सबसे कम जो सिंपल फिनॉल है वो होता है। और ये और आपको बताया जाता है कि अम्लीय प्रवृत्ति
के ए के समानुपाती होती है, पी के ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो जब से ज़्यादा अम्लीय होगा उसका के सबसे ज़्यादा होगा और पी के सबसे कम होगा। तो अगर आपको के का क्रम पूछे तो ये क्रम हो जाएगा, और पी के का पूछे तो उल्टा कर देना। तो ये क्रम आप याद कर लें, रट लें इसको। सर कैसे रटे? POMP, पॉम्प। P मीन्स पैरा, O मीन्स ऑर्थो, M मीन्स मेटा और लास्ट वाले P का मतलब है फिनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता, तो विक्टर मेयर परीक्षण 1 डिग्री अल्कोहल दे देगा, 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा, 3 डिग्री नहीं देगा, तो आंसर बे हो जाएगा। छठे का क्या हो जाएगा? बे। आपकी किताब में सही लगा रखा है, बे ही होगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है फिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल, बेंजिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनॉल। ध्यान दीजिएगा, मेटाक्लोरोफिनॉल प्रबल होगा क्योंकि उसमें -I प्रभाव है। मेटाक्लोरोफिनॉल में -I प्रभाव के कारण से ये क्या हो जाएगा? प्रबल। तो इसका आंसर आपकी बुक में चेक कर लेते हैं, सही दे रखा है या नहीं दे रखा। 7वें में बे, तो सही है आंसर 7वें का बे। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद क्या होता है? तो सैलिसिलिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? द। ये भी मैंने आपको करवा रखा है। नोवा देखिएगा, इसका आंसर भी आपकी बुक में क्या दे रखा है? 8वें का दही दे रखा है, बिल्कुल सही है। नोवा प्रश्न है, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार से क्या बनता है? तो मैंने आपको बताया था, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार राइमर टिमान अभिक्रिया होती है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में 10वां है, ईथर को एल्यूमिना में 653 केल्विन पर गर्म करने पर, ये लास्ट में अभिक्रिया आई थी आपको याद है, तो ईथर प्लस जल अपघटन करवाया था हमने, तो ईथर का जल अपघटन करवाते हैं तो एथीन बनती है। तो आंसर हो जाएगा ए, एल्कीन। फिर एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए, सबको आता है CnH2n+1OH, CnH2n+1OH। ये ईथर का क्या है? सामान्य सूत्र। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, एथेनॉल। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। गिनियार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाने पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। तो गिनियार अभिकर्मक की जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। उसके बाद में फिश पुनर्विन्यास लिखिए। तो फिश पुनर्विन्यास मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। फिनॉल वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनाता है? पैराबेंजोक्विनोन बनाता है। मैंने आपको ये रिएक्शन भी पढ़ाई थी, पैराबेंजोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सी समूह का फिनॉल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये ऑक्सी नहीं है, आकर्षी है। तो इसका आंसर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब लगे होते हैं फिनॉल के ऊपर तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की वजह से अम्लीय प्रवृत्ति पर क्या होता है? प्रभाव बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ईथर का सामान्य सूत्र लिखो। तो ईथर का सामान्य सूत्र बच्चे को याद हो गया होगा, ROR। ये ईथर का क्या है? सामान्य सूत्र। हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाओ। तो ये मैंने आपको पहले बता रखी है, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। गिनियार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि लिखो। तो गिनियार अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि मैंने आपको बताई थी, उस विधि को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अल्कोहल पानी में विलय होते हैं, एथिल ईथर नहीं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। फिनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधियां समझाइए। तो 2 औद्योगिक विधियां मैंने आपको बताई थी, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय प्रदर्शित करते हैं, कारण बताओ। देखो, फिनॉल का जो संयुग्मिक क्षार होता है उसे फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के संयुग्मिक क्षार को कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं अतुल्यकारी होती है और कार्बोक्सिलिक आयन की अनुनादी संरचनाएं तुल्यकारी होती है। तो तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं के कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है, यानी फिनॉल कम होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया लिखिए। गाटरमान अभिक्रिया मैंने आपको बता दी थी, आप उस आपके नोट्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। राइमर टिमान अभिक्रिया भी मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही आपको बताई है। डफ अभिक्रिया भी मैंने आपको याद करवाई थी। डाई एथिल ईथर की हैलोजनीकरण अभिक्रिया लिखिए। आज ही बताइए अंधेरे में कैसी होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
कैसे होती है। उसके बाद में फिनॉल की अभिक्रिया लिखिएगा HCN प्लस LCN के साथ। मैंने आपको एल्डिमीन वाली अभिक्रिया बताई थी, एल्डिमीन वाली, तो ये वाली अभिक्रिया मैं आपको करवा चुका हूँ। फिनॉल की NaOH या KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही है, अंधेरे वाली और सूर्य के प्रकाश वाली। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 क्या होता है, कंप्लीट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।